हाय एवरीवन। आवाज आ रहा है सबको मेरा? आज थोड़ा मोड़ा बैकग्राउंड नॉइस है। एक बार थम्स अप देना अगर आवाज क्लियर है तो। वेट कर दो कुछ। ओके। स्क्रीन सबको विजिबल है? ठीक है, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। अपना निफ्टी का जो हमारा लास्ट वीक का व्यू था वहां से कंटिन्यू करेंगे। लास्ट वीक जो हमने डिस्कशन किया था, उधर हमने बोला था कि ये वीकली का जो डिमांड जोन है, इसमें ऊपर वाला शायद इजीली ब्रीच हो जाए क्योंकि सबको साथ में नहीं है। ठीक है, ये वीकली का जो डिमांड जोन है ड्रॉप बेस रैली का। ठीक है, ये वैसे तो ब्रीच हो चुका है अभी। हम्म। इस वाले जोन के अंदर हमारे पास डेली पे हमने डिस्कशन किया था कि शायद यहाँ पे जो नीचे वाला एरिया ना, यहाँ से एक बार के लिए होल्ड करेगा। तो ये जो एक ग्रीन कैंडल बनी थी वो भी इसी वाले एरिया के थ्रू बनी थी। ऊपर वाला एरिया एक बार भी ब्रीच हुआ था गैप डाउन करके मंडे को। ठीक है, मंडे नहीं था, सॉरी। इसमें हुआ क्या था, एक बार इसका डेट देख लेते हैं। कौन सा दिन का है? 27। हाँ। अच्छा, बीच में ज्यादा दिन का गैप था इसमें, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे। ये 2 मार्च का है। 2 मार्च मंडे था क्या? हाँ, मंडे था। 3 4 5 थर्सडे फ्राइडे। एक दिन का कैंडल नहीं है क्या? मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे, इधर 4 कैंडल दिख रहा है। मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे। 4 का कैंडल तो ये हो गया। अच्छा हाँ, होली का एक दिन का छुट्टी था। मैं सोचा इस वीक में 4 ही कैंडल दिख रहा है। ओके ओके, सो हमने जो डिस्कशन किया था लास्ट वीक, उसमें हमने डिस्कस किया था कि नीचे वाले जो बॉटम के एरिया से वहां से एक बार के लिए होल्ड कर सकता है, राइट? तो वहीं से एक पुल बैक दिया था इसने। ठीक है, उसके बाद ये वाला एरिया भी ब्रीच हो गया था। अब इसके ब्रीच होने के रीजंस क्या थे, ऑलरेडी हमने लास्ट सेशन में भी डिस्कस किया था, उसको कंटिन्यू करते हैं। देखो, वीकली के डिमांड जोन में निफ्टी गया था, बट निफ्टी के साथ साथ जो बाकी सेक्टर्स थे, हाईली वेटेड सेक्टर्स लाइक निफ्टी बैंक। ठीक है, निफ्टी बैंक देखते हैं एक बार। निफ्टी बैंक का एरिया देखना कहाँ पे था निफ्टी बैंक उस टाइम पे, जब हमारा निफ्टी डिमांड जोन में गया था 2 मार्च को। ठीक है, डेली का चार्ट ओपन करते हैं। 2 मार्च को देखो निफ्टी बैंक कहाँ पर है। ये 4 मार्च है, ये 2 मार्च है। देखो, निफ्टी बैंक ये डिमांड जोन से अभी दूर था। ड्रॉप बेस रैली का ये डिमांड जोन था। यहाँ से निफ्टी बैंक अभी दूर है, और वीकली का डिमांड जोन पे यहीं पे है। ठीक है, निफ्टी बैंक ने टच नहीं किया डिमांड जोन को, निफ्टी ने टच कर दिया। ठीक है, मतलब सेक्टर में अभी निफ्टी बैंक जो हाईली वेटेड सेक्टर है वो नहीं टच किया था। उसके अलावा हमारा निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस देखते हैं कहाँ पे था। ठीक है, ये रीजन हमने पिछले सेशन में भी डिस्कस किया था कि सब कुछ साथ में नहीं आ रहा है निफ्टी में। और ये देखो, इसमें भी मिस हो रहा था। ये 2 मार्च की कैंडल है, जिस दिन निफ्टी डिमांड जोन में गया था। और इसके बाद वापस देखते हैं निफ्टी आईटी, हाईली वेटेड सेक्टर। निफ्टी आईटी हमारा शायद डिमांड जोन के आसपास ही था। ठीक है, बस आईटी सेक्टर, वो भी आईटी सेक्टर में मैं यहाँ तक एक्सपेक्ट कर रहा था, उतना गिरा नहीं, साइडवेज हो रखा है ये। इसके अलावा हमारा एक और हाईली वेटेड सेक्टर देखते हैं, वो है निफ्टी प्राइवेट बैंक का और पीएसयू बैंक। ये दोनों देख लेते हैं बस। प्राइवेट बैंक तो देखो आसपास कोई डिमांड जोन नहीं दिख रहा, एंड वीकली का ये वाला डिमांड जोन था। और 2 मार्च को यहाँ पर था, प्राइवेट बैंक देखो डिमांड जोन में रीच कर गया था। बट दो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें थी। सबसे सबसे ज्यादा जो हाईली वेटेड स्टॉक्स हैं, एचडीएफसी बैंक और भारतीय एयरटेल और रिलायंस, ये तीन स्टॉक ना डिमांड जोन में नहीं जा पाए थे। एचडीएफसी बैंक, इसका चार्ट ओपन करते हैं। एचडीएफसी बैंक देखना 2 मार्च को कहाँ पे था। ये देखो, 2 मार्च को एचडीएफसी बैंक यहाँ पे था। वीकली का डिमांड जोन इसका ये वाली लाइन है, ये जो आपको एक लाइन दिख रही है। वीकली पे दिखाता हूँ मैं आपको। ये वाली लाइन देखो, टच नहीं किया था उस दिन उसने, अगले दिन किया था चार, एक दिन ब्रेक लेके 4 मार्च को। ठीक है, होली का जो छुट्टी था उसके अगले दिन डिमांड जोन में आया था सब कुछ साथ में, और गैप डाउन हुआ था उस दिन मार्केट। एचडीएफसी बैंक देखो उस दिन डिमांड जोन में आया, और हमारा निफ्टी ऑलरेडी डिमांड जोन में था, वो गैप डाउन कर गया था। मतलब डिमांड जोन वीकली का ब्रेक हो गया। वो वीकली का डिमांड जोन इसी वजह से ब्रेक हुआ था क्योंकि ज्यादातर जो हमारे हाईली वेटेड सेक्टर और स्टॉक्स थे वो डिमांड जोन से दूर थे। और निफ्टी में अगर आप देखोगे 2 तारीख को, निफ्टी में वो डिमांड जोन टच हो गया था। जो हमने बॉटम में एक बात कही थी, बॉटम में जो डिमांड जोन था निफ्टी का वीकली का, ये देखो, ये वाला पॉइंट 2 मार्च की कैंडल, इसने इस वाले एरिया को टच कर दिया था। इस वाले एरिया में जब निफ्टी आया था, और किसी सेक्टर का ढंग से सपोर्ट नहीं था, इसकी वजह से गैप डाउन किया अगले दिन। और जब यहाँ पे आया, अब देखो निफ्टी किसी डिमांड जोन में नहीं है, ये सिर्फ विंडो गैप में आया था जो हमारा काफी टाइम से बना हुआ है, ये वाला विंडो गैप। ये वाला गैप बना था हमारा इस डिमांड जोन की वजह से।
ड्रॉप बेस रैली करके इसके अंदर विंडो गैप बना हुआ है। इस डिमांड जोन में कभी भी एंट्री नहीं मिली, इसकी विंडो गैप से बार बार प्राइस चली है और अगेन वही सपोर्ट लेवल कह सकते हो तुम इसको, एज अ सपोर्ट लेवल काम कर रहा है अभी ये। वहीं से सपोर्ट लेके वापस मार्केट रिकवर किया। ठीक है, और ये चीजें हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ली थी कि वीकली का जोन तभी वर्क करेगा जब सब कुछ साथ में आएगा। और वीकली का जोन ब्रेक करा और नीचे से बताओ चल गया। इसका रीजन ये था कि एचडीएफसी बैंक उस टाइम पे आया था साथ में, और ओनली एचडीएफसी बैंक नहीं था, साथ में आपका रिलायंस भी डिमांड जोन में आया था। ठीक है, अगर रिलायंस को तुम देखोगे, ठीक है, रिलायंस को अगर तुम नोटिस करोगे तो रिलायंस में वीकली का डिमांड जोन है, वहां से इसने कवर किया। ठीक है, अब ये वीक टू वीक आया था, थोड़ा मोड़ा टच करता बॉडी टू वीक हो जाता। ठीक है, रिलायंस के अलावा हमारा आईसीआईसीआई बैंक, आईसीआईसीआई बैंक में तुम्हारा वीकली का डिमांड जोन अभी ब्रेक हुआ है, बट लास्ट डे जब वो 2 मार्च का कैंडल था ये वाला, ये देखो 2 मार्च को ये भी नहीं आया था, 3 मार्च को जब वही 4 मार्च को जब गैप डाउन हुआ था तो ये भी वीकली का डिमांड जोन के जस्ट बॉटम में गैप डाउन हुआ, मतलब ब्रेक कर चुका था। इसमें हमारा एंट्री प्लान था बट गैप डाउन करके ऑलरेडी पूरा ब्रीच कर दिया तो एंट्री नहीं बनता। ठीक है, सब कुछ ब्रेक कर दिया था, वीकली का जोन भी ब्रेक किया, एंट्री भी ब्रेक, तो इसमें एंट्री ट्रिगर ही नहीं हुआ। ठीक है, तो ये सारे सेक्टर्स जो थे वो साथ में डिमांड जोन में ट्रिगर किए थे। ठीक है, इसकी वजह से हमको मार्केट में वापस से मूवमेंट देखने को मिला था। और हमने एक और रीजन डिस्कस किया था, वो मैंने अलग से वीडियो बनाया था, उसको मैं डिस्कस करता हूँ पहले। एक सेकंड होल्ड करना, मैं ट्रेडिंग व्यू ओपन कर लूँ। ट्रेडिंग व्यू, निफ्टी, ये वाला व्यू मैं वापस से रिपीट कर रहा हूँ, जो मैंने इन बिटवीन द सेशन एक छोटा सा वीडियो डाला था, 6 मिनट का क्लिप था, उसको मैं रिपीट कर रहा हूँ अभी उसी व्यू को। ठीक है, आपको ना सिंपल एक आरएसआई लगाना है, नॉर्मल आरएसआई इंडिकेटर। ठीक है, इसमें ऑलरेडी लगा है, इसको डिफॉल्ट सेटिंग में कर लेते हैं 14 पे। इसका इनपुट जो रहता है इसको डिफॉल्ट पे कर, अच्छा ये रहा डिफॉल्ट, यहाँ से डिफॉल्ट कर देते हैं। ठीक है, रीसेट सेटिंग्स, ओके। अब देखो आरएसआई में ना एसएमए ऑफ करना है हमको, एसएमए का नीड नहीं है। ओह, ठीक है, अब देखो इसमें सिंपल सेटिंग से कुछ चेंजेस नहीं करे, नॉर्मल आरएसआई लगाया है मैंने। ठीक है, आरएसआई जब भी ना इस ओवरसोल्ड जोन के आसपास जाता है तब तक आपको ना पुल बैक देखने को मिलेंगे निफ्टी में। ठीक है, थोड़ा पीछे से बैक टेस्ट करते हैं, टाइम फ्रेम अपना 1 डे रहेगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आरएसआई इस बॉटम वाले एरिया के आसपास आया था, अभी ओवरसोल्ड एरिया में नहीं गया था, बॉटम वाले के आसपास आया था। जब भी इसको टच करता है ना इसके आसपास हमें पुल बैक देखने को मिलेगी, सेम ऊपर की तरफ भी है और सेम नीचे की तरफ है। जब नीचे वाला एरिया टच करेगा उसके एकदम आसपास है, उसके आसपास आपको पुल बैक देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, मतलब निफ्टी जब भी ओवरबॉट या ओवरसोल्ड होगा उसके आसपास हमें पुल बैक्स देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पे देखो इस टाइम पे भी निफ्टी कहाँ पे था, एकदम वही ओवरसोल्ड जोन के आसपास। अब इससे पहले भी देखोगे तो यहाँ पे भी ओवरसोल्ड जोन के आसपास था। तो ऐसा नहीं है कि ये पॉइंट एकदम 100% है कि बॉटम बनेगा, बट इसके आसपास ही कहीं ना कहीं बॉटम बन जाता है। अब ये वाला एरिया देखोगे थोड़ा गैप ज्यादा है, बट ज्यादातर ये चीज काम करती है। अगर मैं वैसे मान लूं, चलो यहाँ पे भी इसने एक बार कर दिया तो ये वाला एरिया चलो फेल हो गया एक बार के लिए, बट सेकंड टाइम जब इसने ट्राई मारा देखो पूरा पुल बैक बना, बहुत अच्छा। ठीक है, और यहाँ पे भी देखो सेम वही करने की कोशिश कर रहा है। मे बी अगर कुछ न्यूज बेस आता भी है, यहाँ पे एक न्यूज आया था इस टाइम के आसपास। ठीक है, न्यूज बेस्ड सेलिंग था ये। और यहाँ पे भी देखोगे अगर न्यूज बेस्ड कोई सेलिंग आती है, ये बॉटम नहीं बन पाता, इसके आसपास एक और बॉटम बन सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो इससे पहले कब हुआ था ऐसा सिनेरियो निफ्टी, निफ्टी के अंदर इस वाले एरिया के आसपास देखो पुल बैक आया है कि नहीं। इससे पहले देखो यहाँ पर इस वाले एरिया के आसपास भी पुल बैक है, ओवरसोल्ड जोन में गया, देखो यहाँ से भी एक पुल बैक आया है। वापस देखोगे तो यहाँ पे भी एकदम नियर बाई से पुल बैक आया, मतलब इस वाले एरिया में एकदम बॉटम एरियाज में जो होता है ऐसे वहां से पुल बैक्स आते हैं मार्केट में, और जब इसको टच करता है तो आप कंफर्म एक हेज बना सकते हो, बट स्टॉप लॉस के साथ। ठीक है, यहाँ पे देखो ये वापस से बॉटम बनाना कितना अच्छा रिवर्सल आया। अब यहाँ पे देखो फेल कर गया, ऐसा नहीं कि 100% वर्क करेगा, आपको इसकी एक्यूरेसी 70-30 मिल सकती है, 100% नहीं है। 100% मार्केट में कुछ भी नहीं होता,
बट इतना है कि ऊपर की तरफ भी आप नोटिस कर सकते हो कभी अगर ऐसा होता है। यहाँ पे देखना है इस वाले एरिया में, ये ओवरसोल्ड जोन में गया था, यहाँ से देखो छोटा पुल बैक है, बड़ा नहीं आ पाया। ऊपर की तरफ वापस नोटिस करो, यहाँ पे छोटा पुल बैक आया, बड़ा नहीं है। यहाँ से देखोगे तो यहाँ बड़ा पुल बैक आया। मतलब इन्हीं एरिया में निफ्टी जब ओवरसोल्ड या ओवरबॉट होता है उसके आसपास हमें पुल बैक्स देखने को मिलते हैं। अब इसकी एक्यूरेसी ठीक ठाक है, आप अगर पूरे प्राइस एक्शन के साथ मिला के काम करोगे तो आपको ठीक मिलेगा। अब जो अभी करंट व्यू चल रहा था, मैंने बीच मार्केट में अपडेट किया था आपको कि निफ्टी इसी वाले ओवरसोल्ड जोन के आसपास है, शायद यहाँ पे एक बॉटम बन जाए। यहीं पे मैंने अपडेट किया था, पर ये बॉटम ना बन नहीं पाया था। ये मतलब बॉटम बना था बट रिवर्सल भी अच्छा खासा दिया ऑलमोस्ट। यहाँ से अगर आप नोटिस करोगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक का रिवर्सल मैंने खुद पर्सनली भी कैप्चर किया 455 पॉइंट का। एंड मैंने भी ट्रेड एग्जिट करवाया था लास्ट डे, उसका एक रीजन था। 15 मिनट के चार्ट पे आप नोटिस करो इस वाले एरिया को, ठीक है, ये इतना बड़ा एरिया है, इसको मैंने मार्क किया है, ये 9:15 की कैंडल है, ठीक है। अब मैं दो एरियाज मार्क कर रहा हूँ आपके सामने, ये कुछ नया है, इस पे थोड़ा ध्यान देना। 24,700, ठीक है, और 24,600। और 600 किधर है, यहाँ कहीं पर है, ठीक है, ये रहा, ठीक है। अब एक बात बताओ, 24,700, ठीक है, मैं आपको बेसिक ओवरव्यू दे रहा हूँ ऑप्शन चेन डेटा के हिसाब से। अभी ऑप्शन चेन के हिसाब से हमारा जो 24,700 था वो एज अ स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था, और 25,600 एक सपोर्ट था। बल्कि 25,600 पे ज्यादा पुट राइटर्स थे, मतलब 25,600 ज्यादा अच्छा सपोर्ट था ऑप्शन चेन डेटा के हिसाब से। तो जो लोग ओनली डेटा देख के ट्रेड करते हैं उनके हिसाब से होता कि मार्केट जाएगा बुलिश। बट अगर नोटिस करो, यहाँ पे निफ्टी ने नीचे वाले एरिया को ज्यादा बार टच किया, ऊपर वाले एरिया को ज्यादा बार टच किया। एक ब्रेकआउट एनालिसिस का टॉपिक है, मैं आपको थोड़ा पहले बेसिक ओवरव्यू दे देता हूँ, फिर ये वाला कॉन्सेप्ट समझाता हूँ कि मैंने, क्योंकि इसके रिलेटेड मैंने ऑलरेडी एक वॉइस नोट भी डाला था। मैं एक सिंपल रेक्टेंगल बना रहा हूँ, ठीक है, एक पेंसिल ले लेते हैं। ये हमारा मान लो सपोर्ट है, ये हमारा रेजिस्टेंस है, ठीक है। और हमारे पास कैंडल्स ले लेते हैं लाइन के बेस पे, ठीक है। हम्म, हम्म। अभी मान लो कैंडल्स ही है, लाइन के फॉर्म में मैंने लिया है। अब कोई बता सकता है ऊपर रेजिस्टेंस ज्यादा स्ट्रांग है, सपोर्ट ज्यादा स्ट्रांग है? सिंपल सा क्वेश्चन है, जितने लोग भी सेशन में है। रीजन? और कोई? चलो मैं बताता हूँ एक बार। देखो, आपको लग रहा है रेजिस्टेंस ज्यादा स्ट्रांग है, राइट? रीजन ये है कि ऊपर नहीं जाने दे रहा है ना। बट आप सोचो, नीचे वाला एरिया मैंने आपको डायरेक्टली बताया कि हमारे पास ये सपोर्ट है, ये स्ट्रांग है, मतलब ये रेजिस्टेंस है, ठीक है। आपने बोला रेजिस्टेंस स्ट्रांग है, उसका रीजन क्या है कि ऊपर नहीं जाने दे रहा। बट अगर नोटिस करो, मल्टीपल टाइम इस रेजिस्टेंस को टच कर रही है प्राइस, तो रेजिस्टेंस वीक हुआ या स्ट्रांग हुआ? मल्टीपल टाइम प्राइस इसको टच कर रहा है, मतलब नीचे वाले एरिया को टच भी नहीं कर पा रहा, जो कि एक सपोर्ट है जिसको एक बार ही प्राइस जाके टच कर पाई, एंड ऊपर वाले एरिया को बार बार टच कर रही है। इसका मतलब क्या है कि हमारा रेजिस्टेंस वीक है, सपोर्ट स्ट्रांग है इधर। और आपको ना ब्रेकआउट इस डायरेक्शन को ही मिलेगा, इसमें ऊपर की तरफ ब्रेक करेगा। एक स्ट्रांग रेजिस्टेंस जो आपको लग रहा है ना कि स्ट्रांग है, बार बार रिएक्ट कर रहा है, बार बार जितनी बार टच हो रहा है ना वीक होता जा रहा है। और ये वाला एरिया स्ट्रांग है अभी, क्योंकि इसने एक बार ही इसको टच किया, या एक बार क्रिएट करके सपोर्ट बना दिया इसने, बट मार्केट इसको टच नहीं कर पा रहा है। सिमिलरली देखो यहाँ पे हुआ था निफ्टी में 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। और ये आप कभी ऑब्जर्व करना, जब स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस आपको डेटा पे पता हो, उसके बाद आप इस चीज को यहाँ पे रखना सिंपल। 25,600 यहाँ पे मैं ड्रॉप करता हूँ, ठीक है, एंड 25,700 जो कि यहाँ पर है। अब सुबह से निफ्टी यहाँ गैप डाउन हुआ था, ये इसी के आसपास। इसको देखो, बस एक बार टच करने गया इसके आसपास, इसके बाद 25,650 के आसपास ही एक रेजिस्टेंस बन गया है, जहां पे मार्केट घूम रहा और बार बार 25,600 को टच कर रहा था। और इसमें हो क्या रहा था, जितनी बार ये ऊपर गया है ना, उतनी बार पुट राइटर्स धीरे धीरे करके पोजीशंस क्लोज कर रहे थे। तो यहाँ पे हुआ क्या था, जितनी बार नीचे वाली चीज को हिट कर रहा है ना, वो वीक होते जा रही है। और उसके बाद मैंने सुबह मैसेज भी डाला था एक, कि ये ब्रेक करेगा नीचे की तरफ। और ये मैंने प्रीमियम में मैसेज डाला था,
और इसमें एक और चीज मैंने लगाई थी, और एक नॉर्मल 9 EMA लगा हुआ था, इसको हटा देते हैं। एक इंडिकेटर और लगाना है मुझे। मेरे चार्ट में एक EMA लगा हुआ था, ठीक है, 9 EMA। देखो प्राइस ना 9 EMA के ऊपर देखो एक भी कैंडल ना क्लोजिंग नहीं दे पा रही है। मतलब कंटिन्यूअसली अगर तुम नोटिस करोगे, जब से मार्केट ओपन हुआ था मेरा पोजीशन बुलिश के लिए ओपन था। यहाँ पे एक दिन पहले ऑलमोस्ट 3500 का हेज में प्रॉफिट चल रहा था, एंड इसके बाद यहाँ पे जब आया था तो वो प्रॉफिट गिर के 2400 आ गया था। इस टाइम पे मैंने नोटिस किया जितनी बार भी निफ्टी हिट कर रहा है ना ऊपर की तरफ, एक तो ईएमए भी इसको रोक रहा है, और ऊपर से इसको टच नहीं कर पा रहा है स्ट्रॉन्ग उसको रेजिस्टेंस को। और स्ट्रॉन्ग जो हमारा सपोर्ट था जिसमें ज्यादा पुट राइटर्स थे, डेटा वाइज सपोर्ट ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, बट बार बार इसको टच कर रहा था। जितनी बार टच करेगा ना उतना वीक होता जाता है। और अगर आप नोटिस करोगे ऊपर 650 भी जब इस रेजिस्टेंस बन गया ना, तो उसको भी ज्यादा बार मार्केट ने टच नहीं किया, 600 को ज्यादा बार टच किया। बार बार लोग वापस से मतलब इसको ऊपर लेके जा रहे थे, वो पोजिशन क्लोज कर रहे थे। इसलिए मैंने मॉर्निंग में मैसेज डाला था कि 9 EMA जो था हमारा, वो बार बार टच हो रहा है, साथ में हम लोग का जो 600 है वो मल्टीपल टाइम टच हुआ। इस रीजन की वजह से मुझे लगा था नीचे ब्रेकडाउन आएगा, और ये एक ब्रेकडाउन आया भी था 1345 पे, देन वापस से रिवर्स किया, फिर इसको एज अ अब रेजिस्टेंस काम कर रहा है, सपोर्ट था पहले, उसी को एज अ रेजिस्टेंस काम किया और नीचे ब्रेकडाउन दे दिया। और ये चीज मैंने प्रॉपर टाइमली डाल दिया था इधर, मतलब प्रीमियम चैनल पे मैंने टाइमली अपडेट कर दिया था, और फ्री ग्रुप पे भी उसका रिसर्च बाद में डाला था, ठीक है। ये देखो मेरा मैसेज है 12:30 बजे का, जब ये चीज चल रही थी। चार्ट भी उसी टाइम का शेयर है, देखो ये सेम चीज बन रहा था, उसी टाइम मैंने अपना रिसर्च डाला था। एंड मैं लिखा था कि 15 मिनट पे कॉन्स्टेंटली देखो 9 EMA से रिजेक्शन आ रहा है। और अभी मैंने ये सपोर्ट रेजिस्टेंस वाला टॉपिक पढ़ाया नहीं है, काम कैसे करता है डेटा के साथ, इसलिए इधर वो रिसर्च मैंने नहीं लिखा है, पर ग्रुप में उधर अपडेट किया था, ठीक है। इस रीजन की वजह से लास्ट डे मुझे पता था जब ब्रेकडाउन आएगा हम लोगों ने यहीं पे अपनी पोजीशंस कट कर दी थी। और उसके बाद देखो कितना तगड़ा ब्रेकडाउन आया निफ्टी में, इतना अच्छा ब्रेकडाउन, मतलब मेरा पूरा प्रॉफिट मेल्ट हो जाता। ऑलमोस्ट 166 पॉइंट का था मेरा, एंट्री इधर कहीं पे था, मेरे को समथिंग 1200-1100 रुपए मिलते बस उधर, क्योंकि हेज करके किया है तो प्रॉफिट लॉस बहुत कम अपडेट होता है, लाइक लॉस भी कम होता है प्रॉफिट भी कम होता है, ठीक है। तो ये रीजन था, देखो इंट्राडे पे भी पता चल जाता है, 15 मिनट का चार्ट इंट्राडे में मैं यूज करता हूँ, उसके आइडिया से मुझे लग गया था कि नीचे की तरफ ब्रेकडाउन करेगा। कभी भी नोटिस करना जब स्ट्रॉन्ग सपोर्ट स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस हो ना, जो ज्यादा बार हिट कर रहा है ना वो वीक है, जो कम बार हिट हो रहा है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि उसको टच करने प्राइस आ भी नहीं पा रही है। और जो ज्यादा बार हिट हो रहा है उसकी तरफ आपको ब्रेकआउट मिलेगा देखने को। ये चीज आपको बहुत ज्यादा टाइम वर्क करेगी। कोई चार्ट देखें एक एग्जांपल के लिए, अगर ये कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा है तो। निफ्टी का व्यू तो देखो अभी इस वीक का पहले डिस्कस करते हैं, फिर चार्ट डिस्कस कर लेंगे। हम्म, ठीक है। हम्म, एक बार मार्किंग कर लेते हैं यहाँ पे। अभी निफ्टी देखो यहाँ से रिवर्सल दे रहा है, बट ऐसा नहीं कह सकते कि 100% यही बॉटम बनेगा, अभी थोड़ा मार्केट ना न्यूज बेस्ड है। अगर कुछ नेगेटिव न्यूज आता है, मैक्सिमम अगर मान लो कोई नेगेटिव न्यूज कल को आ जाता है, तो अभी निफ्टी का हमारे पास दो तीन चीजें बचा हुआ है। एक बार निफ्टी का चार्ट ओपन करते हैं, डेली का टाइम फ्रेम, ठीक है। डेली पे अगर आप नोटिस करो, ये जो लास्ट बॉटम बना था ना, इसके बाद हमारे पास ये वाला एरिया मिस हुआ था, वही बार बार जो विंडो गैप से चल रहा था। एक तो हमारे पास ये डिमांड जोन अवेलेबल है, एक ये है और एक ये है। बट अभी रिसेंटली कुछ पॉजिटिव आ रहा है मार्केट में, शायद इसको टच करने की जगह यहीं से कंसोलिडेट करके उठ जाए। बट अगर नीचे आता है मार्केट बहुत बेकार भी कुछ आता है, तो पॉसिबली ये तीनों लेवल्स अपने हैंडल करेंगे, जिसमें ये वाला लेवल इंपॉर्टेंट है, बीच वाला और ये वाला लेवल सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। हमेशा बॉटम वाला ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। और ये वाला जो हमारा मल्टीपल टाइम फ्रेश है, मतलब काफी टाइम से टेस्ट नहीं हुआ, शायद ये टेस्ट होकर रिएक्ट कर जाए। बाकी अभी मार्केट में चांसेस है कि नीचे वाले लेवल टेस्ट हो सकते हैं, अगर वॉर एकदम शांत हो जाती है, सब कुछ खत्म हो जाता है, तो सेटल डाउन होने के बाद यहीं से रिएक्शन इन दोनों में से किसी एक में से मिल सकता है। बट अभी के टाइम पे शायद अगर वॉर का सिनेरियो इतना इफेक्ट ना करे, कुछ ऐसा मतलब थोड़ा सेटल डाउन भी रहे, शांत रहे माहौल, तो भी शायद ऊपर से निफ्टी थोड़ा रिकवर करेगा। क्योंकि वो जो हमने डेली पे डिस्कस किया उसके आसपास ही ज्यादातर टाइम बॉटम बनता है। अब निफ्टी ना डेली पे ओवरसोल्ड जोन के आसपास जा रहा है, तो जब भी निफ्टी ना ओवरसोल्ड होने को जाता है तो वहीं से अपने को पुल बैक देखने को मिलता है। तो पॉसिबिलिटी है कि पुल बैक देखने को मिल सकता है मार्केट में, अभी नहीं तो कुछ टाइम बाद तो मिल सकता है।
अब मान लो जैसे यहाँ पे एक दिन में ही ये कैंडल इतनी बड़ी बन गई है, तो हो सकता है ऐसी कोई न्यूज आ जाए थोड़ा, अभी मंडे को थोड़ा साइडवेज रहा, देन वापस ब्रेक डाउन कर दे, एंड हमारे पास 24,100 है नीचे रोकने के लिए एक बार तो पहले, जो हमारा नीचे डेली का डिमांड जोन है जो अभी तक फ्रेश है, एक तो ये रोकने के लिए, और ज्यादा बड़ा सेलिंग आया तो यहाँ ये रोकने के लिए, फिर ये गैप्स में काफी ज्यादा पाएंगे। तो अभी क्वार्टरली का डिमांड जोन रोकेगा, इतना इजीली ब्रेक तो नहीं करेगा, बट अगर नोटिस करो ये वाला एरिया अगर नहीं संभाल पाता है निफ्टी को, तो मार्केट समझ के चलना और नेगेटिव ही है, क्योंकि हम लोग यहाँ से डिस्कस करते आते हैं मार्केट सेल ऑन राइज पे, मे बी यहाँ से बाय ऑन डिप्स में आ जाता, बट अगर ये एरिया बहुत इजीली ब्रेक हो जाता है 24,100 वाला, 24,100 वाला, तो चांसेस है कि निफ्टी इनको भी टच करो, शायद सबको ब्रेक कर सकता है। अब इसका रीजन क्या है ना, एच डी एफ सी बैंक का चार्ट चेक करो। एच डी एफ सी बैंक ना अपने बेस्ट लेवल पे एक तरह से, डिमांड सप्लाई वाइज बता रहा हूँ मैं, हाफ ईयरली का टाइम फ्रेम चेक कर लो, ठीक है, क्वार्टरली का चेक करो, क्वार्टरली का भी डिमांड जोन है, मल्टीपल यहाँ पे एक बॉटम पे भी है विदाउट इस कैंडल का, पर ये वाला डिमांड जोन ज्यादा अच्छा है। क्वार्टरली के बाद मंथली अगर देखोगे, तो मंथली में भी एक थोड़ा बेकार से स्ट्रक्चर से मैंने मार्क नहीं किया है, पर वीकली में प्रॉपर डिमांड जोन है, प्रॉपर क्यूआईटी ट्रेडेड ट्रेंड के साथ, वो भी एच डी एफ सी बैंक में। तो अगर यहाँ से भी मार्केट रिएक्ट नहीं कर रहा है, और मतलब यहाँ से भी रिएक्ट करके थोड़ा ही पॉजिटिव कर पा रहा है, तो अभी मार्केट में काफी टाइम से मैं डिस्कस कर रहा हूँ कि ज्यादातर अभी सप्लाई जोन्स वर्क कर रहे हैं, डिमांड जोन सिर्फ रिएक्शन का काम कर रहे हैं। अगर ये वाला एरिया एज अ पुल बैक काम करता है, तो मार्केट में फिर भी एक हेल्दी करेक्शन आ सकता है। अब उसका रीजन कुछ भी हो सकता है, वॉर भी हो सकता है, या फिर और भी कुछ रीजन हो सकते हैं, बट अगर ऐसे डिमांड जोन्स भी नहीं चल रहे हैं मार्केट में, तो हो सकता है कि पैनिक सेलिंग कभी ना कभी हमें फ्यूचर में भी देखने को मिले। मतलब अभी तक कुछ शांत नहीं हुआ है, ये एरिया अगर चल जाता है ज्यादा अच्छा है, क्योंकि बहुत अच्छा एरिया था एचडीएफसी बैंक का। इसके अलावा रिलायंस वगैरह भी अभी अच्छे एरियाज में, अगर यहाँ से भी रिएक्शन नहीं आता है, तो कह सकते हो कि मार्केट में बहुत अच्छा पैनिक सिचुएशन बन सकता है। पर रिलायंस में देखो वीकली का डिमांड जोन चल चुका है, वीक टू वीक ही चल गया है, ठीक है, तो अभी ऐसा सीन नहीं है, बट एक दो वीक के अंदर आइडिया लग जाएगा मार्केट कितना पैनिक क्रिएट करता है, ठीक है। अभी के लिए इतना है कि मार्केट थोड़ा साइडवेज रह सकता है, अगर डाउन आता है तो न्यूज बेस आएगा, ठीक है। और ये वाला जो कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा है छोटे टाइम फ्रेम पे ऑब्जर्व करना ज्यादातर, मतलब बहुत बड़े टाइम फ्रेम में मत सोचना कि ब्रेकआउट किस साइड आएगा किस साइड नहीं आएगा। ब्रेकआउट रेट हम लोग सिंपल करते हैं, वही वही वाले लॉजिक पे करेंगे जो आप करते हो फॉलो। लाइक एक एग्जांपल चलो ले लेते हैं इस चीज का। अभी यही वाला टाइम फ्रेम देखो रिलायंस में, ठीक है, ये एक सपोर्ट है, एक, दो, तीन बार टच हुआ मैक्सिमम, राइट। अब यहाँ पे देखो ये एक रेजिस्टेंस था, ये कितनी बार टच किया, वन टाइम, टू टाइम, थ्री टाइम, फोर टाइम, फाइव टाइम, मल्टीपल टाइम टच कर रहा है ऊपर रेजिस्टेंस को, और सपोर्ट को देखो दो बार विजिट कर पाया, तीसरी बार भी ढंग से टच नहीं किया। तो कौन सा वीक हुआ हमारा एज अ रेजिस्टेंस, और इसमें देखो रिलायंस ने ऊपर की तरफ ही ब्रेक किया था, अभी ये वापस नीचे आया न्यूज की वजह से, और अभी भी देखो यहीं से सपोर्ट ले लिया है, सपोर्ट हमारा स्ट्रॉन्ग था, आइडिया लग गया ना उस चीज से। ऐसा आप चेक करना मल्टीपल टाइम्स, ज्यादातर यही होता है कि अगर जो चीज ज्यादा टच हो रही है ना वो वीक है, वो स्ट्रांग नहीं है, उसको हम कह सकते हैं कि वहां से बार बार रिजेक्शन आ रहा है। बट अगर वैसे स्ट्रांग और वीक की बात करें, तो हमारा रेजिस्टेंस इधर वीक था, सपोर्ट स्ट्रांग था, इसको बार बार मार्केट टच नहीं कर रहा है, ठीक है। आप किसी भी चार्ट को देखना जो कंसोलिडेशन फेज में हो, किसी के पास जो एग्जांपल है तो बताओ, उसको पिक करते हैं। सिप्ला शायद मुझे याद है, वो काफी टाइम कंसोलिडेशन करा था, 1 वीक, अच्छा वीकली टाइम फ्रेम है, डेली पे शायद मिलेगा। ये देखो सेम एग्जांपल है, वही पिक करेंगे हम लोग। मैं एक रेक्टेंगल बॉक्स बना देता हूँ यहाँ पे, एक काम करते हैं इसको ट्रेडिंग व्यू पे देखते हैं, इससे मार्किंग्स बहुत ज्यादा है। सिप्ला, ये हमारा कंसोलिडेशन चला था, राइट। अब ये देखो, ये रैंडम एग्जांपल उठाया, ये नहीं कि मैंने पहले से एग्जांपल देखा हुआ है। अब ये देखो, ये मुझे इसलिए याद है क्योंकि चार्ट में ऑब्जर्व कर रहा था उस टाइम पे। यहाँ पे देखो सपोर्ट कितनी बार टच हुआ है, मल्टीपल टाइम्स। रेजिस्टेंस कितनी बार टच हुआ, एक, दो, तीन। सपोर्ट एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, ऑलमोस्ट 6 बार टच हुआ। और देखो ब्रेक डाउन आया मार्केट में। और कोई एग्जांपल बताओ, कोई किसी और का एग्जांपल लेते हैं। अभी देखो प्रैक्टिकली यहाँ पे चल रहा है, एक और कंसोलिडेशन चल रहा है।
इसको पिक करते हैं चलो। अब इसमें सपोर्ट शायद यहाँ पे, रेजिस्टेंस यहाँ मान सकते हो आप। अभी भी इसमें देखो सपोर्ट ज्यादा बार टच हो रहा है, इधर पर रेजिस्टेंस इतना क्लियर नहीं है कि एक दो बार पता नहीं चल रहा है एग्जैक्ट रेजिस्टेंस है किधर। अगर मैं इसको रेजिस्टेंस मान के चलूँ तो पहले एक बार मतलब ब्रेक को थोड़ा सा ऊपर की तरफ ब्रेक कर चुका है, और तीन चार बार इधर भी टच किया है और मल्टीपल टाइम इधर टच किया, शायद ब्रेक डाउन दे सकता है और थोड़ा सा सीधा थोड़ा नीचे आके फिर यहाँ पे एक डिमांड जोन भी है इधर पे नीचे कहीं पे डेली का, शायद इसमें नीचे की तरफ ब्रेक कर सकता है, बट यहाँ इतनी क्लियरिटी नहीं मिल रही मुझे। कोई एग्जांपल है किसी के पास ये चीज समझाने के लिए? एक दो तीन, इधर देखो एक दो बार टच हुआ है। यहाँ ये सब पुराने एग्जांपल्स में फ्रेश चाहिए, पुराने एग्जांपल में तो ऑलरेडी रिजल्ट ही दिख रहा है। चलो टॉपिक बाद में पिक करेंगे फिर, अगर यहाँ कहीं मिल जाता तो। साइमंस, साइमंस लिमिटेड, ओके। कंसोलिडेशन फेज में गए स्टॉक? अभी तो कंसोलिडेशन तो नहीं दिख रहा मुझे ऐसा कोई खास, फिर भी चलो ऐसे पिक करते हैं, ठीक है। ये एरिया मार्क कर लो, इधर हमको दिख रहा है नीचे की तरफ, इसको सपोर्ट मानो, एक ये टच पॉइंट है, एक ये हमारे पास टच पॉइंट है, दो टच पॉइंट मिनिमम चाहिए होता है। अगर वैसे देखोगे तो ये वाला एरिया और ये वाला एरिया दो बार टच हुआ है, ऊपर रेजिस्टेंस हमारा एक दो तीन बार चार बार पांच बार ऑलमोस्ट मल्टीपल टाइम टच हो रहा है, तो ये स्टॉक आपको ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है इसमें। अब ये सब ऑब्जर्व करना, आप डायरेक्ट ट्रेड मत करने लगना कि कोई कंसोलिडेशन दिख रहा है ऐसे टच करो ट्रेड करने लगो। मैं इसको ट्रेड नहीं करता हूँ, मैं इसको एज अ चार्ट में ऑब्जर्वेशन के लिए ज़्यादा यूज करता हूँ। लाइक जैसे निफ्टी में ऑब्जर्वेशन करके मैंने स्टॉक निकाल दिया और ब्रेकडाउन मिल गया, बचने के लिए यूज करता हूँ, ट्रेड करने के लिए मैं ये सब यूज नहीं करता हूँ ज़्यादा। बट हाँ, आपको इसमें ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है इसके हिसाब से, तो मल्टीपल टाइम देखो टच कर रहा है ऊपर की तरफ, और अगर ये रजिस्ट अगर आपका ये सपोर्ट पॉइंट था, यहाँ पे देखोगे तो ये मल्टीपल टाइम सपोर्ट टच कर रहा था, नीचे की तरफ ब्रेक किया था। वही सेम चीज देखो दोनों जगह काम करती है। स्टार्टिंग में जब ये वाला एरिया था, सिर्फ इतना एरिया अगर आप देखो, तो अब कौन सा ज़्यादा टाइम टच हुआ है? रेजिस्टेंस अगर देखोगे तो यहाँ पे एक टाइम दो टाइम तीन टाइम चार टाइम पांच टाइम मैक्सिमम टच हुआ है। सपोर्ट देखो एक दो तीन चार पाँच छः सात, मल्टीपल टाइम टच हो रहा है, और इस वाले एरिया में तो इसके ऊपर जा ही नहीं पा रहा है, बार बार सपोर्ट को टच कर रहा है। आप लोग कई बार देखते होगे ना, लोग सोचते हैं कि यहाँ एकदम सपोर्ट के आसपास कंसोलिडेशन चल रहा है कि वीसीपी बनने की कोशिश कर रहा है, ऊपर की तरफ ब्रेक करेगा, और वही चीज नीचे की तरफ ब्रेक कर देती है। वहीं पे लोग ट्रैप होते हैं मेन। यहाँ पे ऑलरेडी क्लियर लग रहा था कि नीचे की तरफ ब्रेक करेगा, मल्टीपल टाइम नीचे का एरिया टच कर रहा था, ठीक है। कोई भी आप स्टॉक का एग्जांपल देख लो, और अभी बड़े स्केल पे देखोगे ना इसको, तो अभी इसको नीचे वाले एरिया को एक बार यहाँ टच किया एक बार यहाँ टच किया, तो ये वाला अगर सपोर्ट मानोगे तो ब्रेकआउट ऊपर की तरफ आना चाहिए अब, इससे पहले। अगर न्यूज बेस कुछ होता है तो अलग बात है, नॉर्मल प्राइस एक्शन चलता है तो ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देगा। मैंने काफी ब्रेकआउट स्टडी करी है। अब यहाँ पे देखो सेम एग्जांपल है, साइमंस में ही मल्टीपल टाइम ऊपर सपोर्ट और नीचे रेजिस्टेंस ड्रॉ कर रहा हूँ, जिस रेंज के अंदर साइमंस चल रहा था। यहाँ से मान लो ये वाला एरिया इग्नोर करो, अभी न्यूज बेस सेलिंग होगा कुछ। यहाँ पे देखो कितने टाइम टच हुआ, वन टू थ्री फोर फाइव। रजिस्टेंस हमारा कितने टाइम टच हुआ, यहाँ पे टच भी नहीं किया, दो बार यहाँ टच किया, इसको भी मान लो तो तीसरा टच होगा ये। और यहाँ पे मल्टीपल टाइम देखो सपोर्ट को टच कर रहा है, नीचे की तरफ ब्रेकडाउन दिया है इसने। अभी समझ आया वो ये वाला कॉन्सेप्ट जो मैं समझाना चाह रहा हूँ? किसी को डाउट है इसमें? नो। हाँ नहीं, वो कई लोग का डाउट था, मेरा खुद का भी पहले डाउट होता था पढ़ने से पहले कि नहीं सपोर्ट ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, जिसको ज़्यादा बार टच करो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। बट फिर मैंने भी टाइम के साथ ऑब्जर्वेशन किया तो मुझे आइडिया लगा कि नहीं, उसी साइड को ब्रेकआउट आता है, ठीक है। आप इसको ध्यान रखना, ऑब्जर्व करना सब लोग इस चीज़ को। अब आज के सेशन के लिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा, आज मुझे एक और टॉपिक पढ़ाना था। एक बार मैं निफ्टी का चार्ट ओपन करता हूँ, मैंने निफ्टी का व्यू जो बताया वो सबको क्लियर है? हाँ। ओके, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अभी अगर आप निफ्टी को नोटिस करो, ठीक है, अब निफ्टी ओपन होने के बाद क्या ज्यादातर केसेस में आपको 100 पॉइंट या 150 पॉइंट मिनिमम मूवमेंट मिल रहा है आपको मार्केट में ओपनिंग के बाद? ओपनिंग के बाद की बात कर रहा हूँ मैं।
अभी मान के चलते हैं हम लोग यहाँ कहीं पे जहाँ से न्यूज़ बेस्ड मार्केट चल रहा है ज़्यादातर। ये बीच में तो देखो मार्केट शांत था, साइडवेज चल रहा था, ठीक है। यहाँ कहीं से अभी बीच में हमने कहा था कि न्यूज़ वॉर और स्टार्ट हुई है जब से। वॉर का किसी को स्टार्टिंग डेट याद है? वॉर का जो न्यूज़ आया था। मैं ज़्यादा न्यूज़ ट्रैक नहीं करता हूँ, मेरे को अपडेट मिलता है बस कहीं ना कहीं से। ओके, एक सेकंड गूगल कर लेते हैं। यूएस स्टार्टिंग डेट 28 फरवरी, मतलब मार्च का एक दिन, वही 2 मार्च का कैंडल। 2 मार्च कब था? ये रहा, ठीक है। 27 फेब को भी सेलिंग आया था, वही मतलब वॉर का न्यूज़ पहले मिल गया, तो यहाँ से मान के चलते जिस दिन से वॉर स्टार्ट हुआ है। आप नोटिस करो मार्केट में ना कैंडल बनने के बाद भी, मतलब गैप डाउन होने के बाद या गैप अप करने के बाद कहीं ना कहीं किसी डायरेक्शन में 100 से 200 पॉइंट का मूवमेंट आता है। यहाँ पे 282 पॉइंट का मूवमेंट है, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास कितने पॉइंट का मूवमेंट आया है मंडे को? ये हमने लाइव मूवमेंट कैप्चर भी किया था, वही काम आज हम लोग करेंगे, ठीक है। अभी से इधर देखो कितने पॉइंट का मूवमेंट है, 340 का, राइट। इसके बाद गैप डाउन हुआ, ये हमारा गैप डाउन पॉइंट था। यहाँ से लेकर यहाँ तक कितने पॉइंट का मूवमेंट है? 209 का, ठीक है। अगले दिन मार्केट हल्का सा गैप अप हुआ, ये हमारा ओपनिंग पॉइंट है। यहाँ से लेकर यहाँ तक समथिंग हमको 260 पॉइंट का मूवमेंट मिला। अब अगले दिन मार्केट गैप डाउन हुआ, गैप डाउन के बाद हमको कितने पॉइंट का मूवमेंट मिला? ऑलमोस्ट 200 पॉइंट का, ठीक है। अब हमने एक स्ट्रैटेजी डिस्कस करी थी कुछ टाइम पहले, उसी को डिस्कस करेंगे आज हम लोग, ठीक है। एक बार मैं सेंसिबल लॉग इन कर लेता हूँ। और ये स्ट्रैटेजी किसी किसी ने एलएमएस ज्वाइन किया था मेरा, लास्ट एलएमएस सेशन मंडे वाला, देखा है किसी ने? कि किसी ने ज्वाइन नहीं किया था क्या लास्ट एलएमएस? उधर हमने एक टॉपिक डिस्कस किया था, चलो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा वापस। इसको लॉग इन कर लेते हैं पहले। एक सेकंड के लिए होल्ड करना बस, इसमें क्या दिक्कत है? 933670012 ओके। सो सेंसिबल पे आज हम लोग स्ट्रेटजी सीखेंगे। ये लास्ट एलिमेंट सेशन में मैंने बताई थी, बट अभी मैं रिपीट कर देता हूँ, ये स्ट्रेटजी कैसे क्रिएट करते हैं, इसके यूजेस क्या क्या है। इसको अभी सिर्फ और सिर्फ पेपर ट्रेड में बैक टेस्ट करना। कभी भी कोई इवेंट आएगा या फिर आपको पता होगा कि मार्केट हाईली वॉलेटाइल है, विक्स की वैल्यू जब भी 16 के ऊपर होती है, इंडिया विक्स की वैल्यू, तब आप इसको क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। अब इस स्ट्रेटजी को क्रिएट कैसे करते हैं और इसका यूजेस क्या है और कैसे ये स्ट्रेटजी काम करती है। निफ्टी में करना है आपको सिंपल, चार्ट पे जाओ, ठीक है। इधर स्ट्राइक प्राइस चूज करनी है आपको, एक इन द मनी जाना है, सेल करना है, ठीक है। और 5 काउंट करना है सिंपल आउट द मनी में, 1 2 3 4 5, ठीक है। 2 लॉट आपको बाई करने हैं जहां पे भी आपका स्ट्राइक प्राइस आता है, ठीक है। और इधर आपको सेम वही इन द मनी सेल करना है, सिंपल वही 5 काउंट करना है, 1 2 3 4 5, बाई करने 2 लॉट। और ये स्ट्रेटजी आपकी ऐसी है, इसके अंदर आपको दोनों डायरेक्शन में प्रॉफिट होगा। मार्केट गिरे या उठे अपने को फर्क नहीं पड़ता, प्रॉफिट होगा, ठीक है। ये देखो, अब इसका ग्राफ देखो, यहाँ एटीएम में हमको क्या दिख रहा है? 50 रुपए का प्रॉफिट। और यहाँ अगर निफ्टी गिरता है, मानता हूँ मैं 100 पॉइंट गिरता है, ठीक है, 450 प्राइस चल रही है, मैं 250 लेता हूँ, 250 ले लेते हैं एक, मतलब 200 पॉइंट का मान के चलो फॉल आया मेरे क्रिएट करने के बाद। मेरे को कितना प्रॉफिट दिखा रहा है? 1600 रुपए का। अब मान के चलो यहाँ से 450 से 200 पॉइंट ऊपर, 550 650, ठीक है। अगर 650 जाता है तो मेरे को हो रहा है 1700 का प्रॉफिट, ठीक है। अब यहाँ पे मान लो विक्स अचानक से बढ़ता है मूवमेंट की वजह से, तो आपको 1600 की जगह, 1700 की जगह आपको प्रॉफिट हो जाएगा थोड़ा और ज्यादा, 2900 का हो गया। अगर विक्स थोड़ा भी अचानक से स्पाइक मारता है तो वही प्रॉफिट जो आपको 1600 1700 का चल रहा है, वो प्रॉफिट आपका 2900 हो जाएगा।
और विक्स अगर थोड़ा और स्पाइक मारता है, वो प्रॉफिट आपका 4,000 तक टच कर जाता है। अब ऐसा नहीं कि इसमें विक्स का ही डिपेंड करता है, मतलब वीआईएस की वैल्यू जितनी चेंज होती है उसके हिसाब से हमारे प्रीमियम बढ़ते घटते हैं। तो प्रीमियम में जो स्पाइक्स आते हैं ना, उन्हीं पे डिपेंड करता है इसका प्रॉफिट और लॉस। अगर मान लो इतना मूवमेंट आ गया, विक्स घटता है, तो आपको प्रॉफिट लॉस प्रॉफिट कितने हुआ, 658 का। और थोड़ा घटेगा, आपको लॉस हो गया 447 रुपीज का, 200 पॉइंट मूवमेंट आने के बाद भी। बट इतना ज्यादा सडनली विक्स इतना नहीं घटता है, बहुत ज्यादा कोई इवेंट में बहुत बढ़ जाता है तभी इतना घट सकता है, ठीक है। अब ये स्ट्रेटजी ना हमने लाइव क्रिएट करी थी। आपने एलएमएस का जो सेशन लास्ट हुआ उसको देखना सब लोग। हमने ना लाइव निफ्टी में क्रिएट करा था, ये मंडे को हमने एलएमएस किया था। सॉरी, मंडे या वेडनेसडे था लास्ट एलएमएस सेशन। उस दिन गैप डाउन हुआ था मार्केट, शायद यही वाला एरिया था। हमें बस मार्केट में देखो मूवमेंट चाहिए होता है। ये वाला दिन था जिस दिन हमने एलएमएस किया था, वेडनेसडे है ना, हाँ ये वाला कैंडल है देखो। उस दिन क्या हुआ था, मार्केट हल्का सा गैप डाउन किया था, और यहाँ पे हमने सिंपल सिंपल बस यही हैच क्रिएट किया। और मेन व्यू था हम लोग का कि मार्केट उठे या गिरे, हमको फायदा हो। ठीक है, वेडनेसडे को एलएमएस हमने क्रिएट किया था, मैंने ग्रुप पे देखो रिजल्ट्स भी शेयर किए थे इसी स्ट्रेटजी के। सुबह सुबह हमने एक क्रिएट करा था, उसको 1 घंटे में बुक किया, एक को हमने बुक किया था कुछ टाइम बाद। ठीक है, ऑफिशियल ऑफिशियल चैनल पे मैंने शेयर किया हुआ है उस दिन के रिजल्ट्स भी, जो लाइव एलएमएस में हमने कैप्चर किए थे। देखो 2 बार हमने क्रिएट किया था, एक सुबह सुबह क्रिएट किया था, ये हमने 1 घंटे में बुक कर लिया था। 40-50 पॉइंट जहां भी मूव किया, बस 10 बजे तक खाली कर दिया। तब भी 1,400 रुपए का प्रॉफिट हुआ उसमें। और ये हमने बुक किया था 3 बजे के आसपास, और इसमें अपने को 4,700 का प्रॉफिट हुआ था। मैंने वही बताया आपको कि विक्स अगर बढ़ता है मेरे क्रिएट करने के बाद तो मुझे फायदा मिलेगा, और विक्स घटता है तो मेरे को थोड़ा सा घाटा होगा। ठीक है, तो इसके अंदर क्या हुआ था, मूवमेंट उस दिन हमको 250 पॉइंट तक का मिल गया था क्रिएशन के बाद। और उस दिन का कैंडल अगर आप नोटिस करोगे, यहीं पर हमने ऊपर बुक किया था, उसके बाद मार्केट थोड़ा नीचे भी आया था काफी ज्यादा। मैंने जब इसको बुक किया था, तब निफ्टी यहाँ से लेके यहाँ ऊपर कहीं पे मूवमेंट कर रहा था। अराउंड 200 पॉइंट का मूवमेंट मुझे मिला था, और 4,700 का प्रॉफिट हुआ था उस दिन जब हमने स्ट्रेटजी को ऑब्जर्व किया था। सेम आपको यही क्रिएट करनी है, बस डेली आपको बैठना है। 9:15 पे एक बार क्रिएट कर दो। मार्केट अगर वॉलेटाइल है, वॉर की वजह से काफी वॉलेटाइल मार्केट है, 100 से 200 पॉइंट मिले, कैप्चर करो, निकल जाओ, सिंपल। ठीक है, और इसको भी पेपर ट्रेड में करना, रियल फंड में मत करना। मैं भी इस बार पेपर ट्रेड में ही ऑब्जर्व कर रहा हूँ, ये स्ट्रेटजी मैंने न्यू बनाई है अभी, तो इसके बैक टेस्टिंग रिजल्ट अभी बचे हैं। इसको मैंने बजट डे पे बैक टेस्ट किया था, एंड भी इसकी काफी बैक टेस्टिंग करी हुई है। बट फिर भी मुझे इसमें बैक टेस्टिंग एक अच्छी खासी इनफ चाहिए, ठीक है। इसके लिए मैंने पेपर ट्रेड में प्रैक्टिस पोर्टफोलियो बनाया हुआ है, बोथ डायरेक्शन हैच का, ये रहा, ये देखो। अब इसमें क्या होता है ना, इसको हम लोग अगर क्रिएट करते हैं, हमें पता है कि मार्केट बहुत वोलेटाइल है, अगर गैप अप गैप डाउन करता है उसका फायदा तो बहुत ज्यादा मिलता है, क्योंकि उसमें हमें विक्स बढ़ने का बहुत फायदा होता है। मैं दोनों तरह का सिनेरियो समझाऊंगा। ये लास्ट डे का है, जब मार्केट में हमने क्रिएट किया, लास्ट डे हमने एंड में क्लोज किया था, तो 4,700 का प्रॉफिट हुआ था। सिंपल नॉर्मल डे था, वॉलेटाइल था, बस मार्केट गैप डाउन हुआ था। और ये हमने 1 घंटे में उसी दिन क्लोज करा सुबह सुबह। ये वेडनेसडे के रिजल्ट्स हैं। इससे पहले हमने 4 मार्च को भी इसको क्रिएट किया था, इसमें मार्केट गैप अप किया था, वही 4 मार्च का ही दिन है। अब गैप अप से पहले मान लो कि मार्केट गैप डाउन किया था, यहाँ पे था मार्केट, हमने सुबह सुबह क्रिएट किया, मतलब मार्केट यहीं पे है। सेंसिबल में तो हम बंद मार्केट में भी क्रिएट कर सकते हैं ना। तो मान लो जिसने एक दिन पहले क्रिएट किया होता है इसको, ठीक है, मतलब 2 मार्च को अगर किसी ने क्रिएट किया होता मार्केट बंद होने से जस्ट पहले, तो मार्केट गैप डाउन करता। गैप डाउन करते ही इसमें 26,000 का प्रॉफिट होता। अब ये 26,000 इतना ज्यादा प्रॉफिट क्यों है, इसका एक रीजन है। जब हमने क्रिएट किया था, तो यहाँ पे ना विक्स की वैल्यू बहुत कम होगी, मतलब प्रीमियम बहुत सस्ते होंगे, और बाइंग लेग में हमको ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है। 2-2 लेग हम लोग बाई कर रहे हैं ना, और 1 लेग सेल भी कर रहे हैं, तो हमें 3 लेग प्रॉफिट में जाएंगे। और प्रीमियम जब बहुत ज्यादा स्पाइक करते हैं ना, प्रॉफिट बहुत बड़े होते हैं। जैसे मेरे पास एक और रिजल्ट पड़ा है 2 फरवरी का, जब वो इवेंट आया था ट्रम्प का, जिसमें 1,200 पॉइंट गैप अप किया था, उस दिन का भी मेरे पास रिजल्ट पड़ा हुआ है एक, और शायद सेव होगा वो, आई थिंक ये रहा, ये देखो 3 फेब का। इसको भी मैंने जस्ट पहले क्रिएट किया था। मैंने देखा नाइट में न्यूज़ है, मैंने क्रिएट करके ऑब्जर्वेशन के लिए क्रिएट किया था। जब प्रीमियम्स बढ़ते हैं तो बहुत बड़ा फायदा मिलता है। लाइक आपको लगता है कोई बहुत बड़ी न्यूज़ आने वाली है अगले दिन, आप क्रिएट कर दो, पर इसको ज़्यादा होल्ड नहीं करना है। अगर आपको मूवमेंट नहीं मिलता है, साइडवेज होता है, तो डीके जाएगा आपका। ठीक है, तो इस स्ट्रेटजी में अभी क्या करना है आपको, मैंने ये स्ट्रेटजी अभी क्यों समझाई है, इसके पीछे का रीजन है कि मार्केट ना ज्यादातर 100-200 पॉइंट दे रहा है आपको,
तो जब भी दिन स्टार्ट हो 9:15 पे आपको जहां मौका मिलता है तुरंत क्रिएट करना है। आपको 100 से 150 पॉइंट कैप्चर करने, 1500-1600 पॉइंट आपको पेपर ट्रेड में बुक करना है और निकल जाना है। प्रीमियम बढ़ेंगे तो भी आपको फायदा मिलेगा, या तो आप 2 बार क्रिएट करो जैसे मैंने किया था। सेम स्ट्रेटजी को 2 बार क्रिएट किया। एक मैंने 10 बजे क्लोज कर लिए और एक मैंने एकदम एंड में क्लोज कर लिया। डेली के आपको रिजल्ट लेने हैं इसके। मैंने अभी सोचा कि इसको करके देखते हैं, शायद बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। तो कभी भी अगेन अगर वॉर सिनेरियो होता है या फिर कोई भी हमें हाई वॉलेटाइल मार्केट देखने को मिलता है जिसमें हमको पता होता है कि मार्केट वॉलेटाइल रहेगा, ऐसी बड़ी बड़ी कैंडल्स बनाएगा, उस दिन हम लोग इसका फायदा उठाएंगे और हम लोग इसको क्रिएट करके पूरा दिन छोड़ देंगे। ऐसे 400-400 पॉइंट के भी मूव हमको मिलेंगे उधर, और यहाँ पे आराम से 6-7 हज़ार का प्रॉफिट होगा, 5-6 हज़ार का। ऐसी कैंडल में तो और बड़ा प्रॉफिट होगा। तो सिंपल है, इसको बैक टेस्ट करना है। तो कौन कौन कर रहा है, कौन कौन करेगा इसको बैक टेस्ट? समझ तो है ना सबको स्ट्रेटजी? चलो कोई बात नहीं, किसी के पास अगर पेपर ट्रेड का पोर्टफोलियो है इसको बैक टेस्ट करना। मतलब पर्सनली मैं भी अगले दिन से ट्राई करूंगा इसको बैक टेस्ट करके। अभी तक मेरे पास पुराने रिजल्ट्स हैं थोड़े। इसको बैक टेस्ट कर लेंगे तो अपने को अगली बार कभी भी अगर वॉलेटाइल मार्केट देखने को मिलता है तो हम लोग पैनिक करने की जगह वहाँ पे कुछ ना कुछ रिटर्न जनरेट कर पाएंगे, और शायद अच्छा रिटर्न जनरेट कर पाएंगे जिस मार्केट में ट्रेड करना मुश्किल होता है। इसके लिए स्ट्रेटजी को मैंने बनाया था, एंड इवन इसकी बैक टेस्टिंग अगर कंप्लीट होती है तो इससे सबको बेनिफिट होगा। ठीक है, क्रिएट करने का तरीका मैंने आपको बता दिया है। आप बैक टेस्टिंग करो प्रॉपर इसको, और डेली डेली बस 9:15 पे क्रिएट कर लो 2 बार। एक को एंड तक होल्ड करो, एक को 1 घंटे बाद क्लोज कर दो। तो जिसको जो जमेगा, कम प्रॉफिट जमेगा 1 घंटे बाद क्लोज कर दो। ज़्यादा क्रिएट करना है, रिस्क लेना है थोड़ा सा, तो पूरे एंड ऑफ द डे तक रखेंगे, क्योंकि एंड ऑफ द डे तक ही मेन मूवमेंट आता है ज़्यादातर। ठीक है, सो आज का अगला सेगमेंट देख लेते हैं, उसके बाद सेशन क्लोज करते हैं। टीम स्पिक का रिव्यू करते हैं। ठीक है, टीम स्पिक के रिजल्ट मैंने ऑलरेडी शेयर करे इस वीक के। पहला ट्रेड है हमारा JSW इंफ्रा, JSWINFRA। JSW इंफ्रा में हमारे पास मंथली का डिमांड जोन है, क्वार्टरली से चल रही थी प्राइस। ठीक है, क्वार्टरली टाइम फ्रेम का ये डिमांड जोन था जहां से प्राइस चल रही है, और फॉलो अप करता हुआ मंथली में एक डिमांड जोन बनाता। ठीक है, और वीकली पे हमारे पास ट्रेंड साइडवेज था। जब हमने प्राइस जब ये ट्रेड डाला था, जब एंट्री मिली तब भी ट्रेंड साइडवेज था। ठीक है, और डेली पे अगर आप चेक करोगे, MIT में डेली का हमारे पास एग्जीक्यूशन था, और डेली पे हमारे पास 2 एग्जीक्यूशन थे। हम लोग लोटल करने का प्लान कर रहे थे, बट जैसा कि हमने लोटल में डिस्कस किया, अगर हमारी पहली एंट्री ट्रिगर हुई है और एंट्री स्टॉप लॉस के बीच का जो गैप है उसमें 1% से ज्यादा मिल रहा है, ट्रेलिंग चालू कर देना है। तो आपको यहाँ पे 1% से तो 1:1 से ज्यादा मिल चुका है ऑलरेडी। तो इसमें 1:1 से ज्यादा आप ट्रेलिंग कर सकते हो, मतलब 1:1 मेरे हिसाब से इसमें हो गया है। अब अगर नीचे आता है तो लॉस नहीं बुक करना है, और नीचे वाले को अब हम लोग ट्रेड नहीं करेंगे, क्योंकि ऊपर वाले को मैं ट्रेड कर चुका हूँ। मुझे फ्रेश एरियाज पसंद है अगर मुझे ट्रेड करना है तो। ठीक है, और आप नोटिस करोगे तो एक ही एंट्री हमको मिली है, और टारगेट वाइज अगर आप देखोगे ऊपर वाले एरिया का आराम से 1:1.43 हो रखा है। तो 1:1 अब हमारा स्टॉप लॉस बन जाएगा, और इसको हम लोग ट्रेल करेंगे। ये मेरा स्टॉप लॉस है, अगर इसके नीचे आता है इसको कट कर देंगे। सिंपल से बात है। ठीक है, या आपको ऊपर 1:1 के बाद कभी भी कट करना आप कर सकते हो। अगर नीचे वाली एंट्री ट्रिगर करती है तो मैं पूरा 1:1 इसके हिसाब से देखता हूँ, पर नीचे वाला एंट्री मेरा अभी ट्रिगर नहीं हुआ था। ठीक है, सो स्टॉप लॉस मेरा वहीं पे रहेगा, बट एंट्री के हिसाब से मेरे को 1:1 मिल चुका है तो मैं एग्जिट कर दूंगा उसको। ठीक है, ये हमारा पहला ट्रेड था। इसको मैं स्टॉप लॉस को ड्रॉप कर दूं पहले। एक स्टॉक और देखते हैं, एक दो स्टॉक जो हमारे बचे हुए हैं अब। नेक्स्ट स्टॉक है हमारा AWHCL। ये मैंने रिमूव किया है। अब इसको रिमूव करने का रीजन बताता हूँ मैं। लास्ट टाइम इसमें ट्रेड मिल नहीं पाया था, काफी टाइम से पड़ा हुआ है टीम्स में। AWHCL में हमारे पास MIT ट्रेड है। मंथली का ये वाला डिमांड जोन है। ठीक है, और वीकली का हमारा ट्रेंड अब डाउन हो गया। तो जो हमारा इंटरमीडिएट टाइम था उसमें हमारा ट्रेंड डाउन हो चुका है, और डेली पर हमारे पास ट्रेंड ऑलरेडी अब डेली पे भी डाउन हो चुका है। जब हमने लास्ट टाइम ट्रेड डाली थी यहाँ पर, तो हमारा WID ट्रेड था और डेली का ट्रेंड हमारा अप था, मतलब थोड़ा साइडवेज टू अप था, इसलिए डाला था इसको। बट यहाँ पे एंट्री मिले बिना ही ये चल गया था, और अब डेली का भी ट्रेंड डाउन है और वीकली का भी ट्रेंड डाउन है, और प्रॉपर MIT ट्रेड है। उस टाइम पे भी मंथली का जोन इतना अच्छा नहीं था, तो मंथली का मार्क नहीं किया था, बट अभी
अगर आप देखोगे एज एमआईटी ट्रेड, वीकली का ट्रेंड डाउन हो चुका है और डेली का ट्रेंड ऑलरेडी डाउन हो गया है। तो ट्रेंड डाउन होने की वजह से इसको मैंने रिजेक्ट कर दिया है, जो कि इसमें एंट्री पहले से पड़ी थी हम लोग की, ठीक है। इसको इसलिए टीम स्पिक से रिमूव किया गया है। इसके अलावा आईसीआईसीआई बैंक, इसमें एंट्री ट्रिगर नहीं करी थी, ये तो हमने अभी देख ही लिया था। आईसीआईसीआई बैंक, ठीक है। ओपन कर लेते फिर भी चार्ट इसका। अब देखो गैप डाउन में इसका वीकली का डिमांड जोन ही खत्म हो गया था, यहाँ गैप डाउन करके ओपन किया था, सब कुछ खत्म कर दिया था, तो एंट्री ट्रिगर नहीं हुई इसके अंदर, तो इसको भी हमने हटा दिया। अगला स्टॉक है क्यू पावर, इसमें हमको स्टॉप लॉस लगा है। डब्ल्यू आई टी ट्रेड था, वीकली का डिमांड जोन, इसका शायद ट्रेडिंग व्यू पे मार्किंग पड़ा है। क्यू पावर, ओके। सबसे पहले वीकली का डिमांड जोन देखते हैं। ये हमारा वीकली का डिमांड जोन है रैली बेस रैली का, ठीक है। और एग्जीक्यूशन हमारे पास है 240 मिनट या 125 मिनट का होगा, 120 मिनट। ये देखो हमारे पास रैली, दो बेस रैली का एग्जीक्यूशन है, ठीक है। एंट्री के साथ मैंने गैप थोड़ा रखा हुआ है, मतलब स्टॉप लॉस के लिए हल्का सा गैप रखा था। इसका रीजन ये था कि बहुत ज्यादा छोटा एंट्री स्टॉप लॉस बैठ जाता, इसके वजह से हल्के से गैप करके स्टॉप लॉस रखा था। और इसमें फिर भी एंट्री देने के बाद इसने स्टॉप लॉस दे दिया, तो इसमें आपको एग्जिट करना है, सिंपल, कोई भी हमें होल्डिंग नहीं करनी है। अब स्टॉप लॉस देने के बाद भले ही वो 1:1 चला जाए या जो भी हो जाए, इसमें स्टॉप लॉस लगा तो एग्जिट। बाकी एंट्री स्टॉप लॉस के हिसाब से देखोगे तो स्टॉप लॉस के बाद वो 1:1 भी चला गया, बट इसमें लिक्विडिटी स्वीप हुई थी आपकी, तो इसमें स्टॉप लॉस हिट कर गया उसकी वजह से ही। ये मतलब लिक्विडिटी लेके चार्ट ऊपर जा रहा है, ठीक है। सो इसके अंदर हमारा स्टॉप लॉस है। अगला स्टॉक है बैंक इंडिया। बैंक इंडिया, बैंक इंडिया में हमारे पास डब्ल्यू आई टी ट्रेड है, इसका भी शायद ट्रेडिंग व्यू पे ही मार्किंग है। बैंक इंडिया, बैंक इंडिया में हमारे पास डब्ल्यू आई टी है, वीकली का रैली बेस रैली का डिमांड जोन था, और एग्जीक्यूशन हमारे पास है 240 मिनट का, एक ये वाला है, और 120 मिनट भी देख लेते हैं एक बार। 120 मिनट पे भी है, इसमें भी सेम था। देखो एंट्री हमने रखी थी थोड़ी गैप के साथ, बट इसके अंदर सिर्फ एक इशू था, एग्रेसिव सेलिंग आई इसके अंदर, मतलब गैप डाउन करते हुए आया था और एग्रेसिव सेलिंग दिया था, ठीक है। और वैसे आप देखोगे तो बाकी सब कुछ ठीक था, ट्रेंड आपका डेली पे अप होगा इसका। डे टाइम फ्रेम ओपन करते हैं, देखो ट्रेंड अप चल रहा है, 50 एसएम में हमारा ग्रीन वाला है, ट्रेंड हमारा अभी भी अप चल रहा था, ट्रेंड के साथ था, बट एग्रेसिव एंट्री मिली थी इसके अंदर और ये ब्रेक कर गया था। अगला स्टॉक था कुरारो, ये हमारा लास्ट स्टॉक है। CURR, CARR। कुरारो के अंदर हमारे पास डब्ल्यू आई टी ट्रेड है, वीकली का ये वाला डिमांड जोन है, एंड डेली पे हमारे पास ये वाला एग्जीक्यूशन था, जिसमें हमने विक टू विक एंट्री रखा था। एंट्री जिस दिन ट्रिगर किया था उसी दिन आपका सिंपल आपका 1:1 हिट कर गया था, और वहां से डाउन आ रहा है। तो अब या तो जिसने होल्ड किया हुआ है इसको C2C या बीच में कट कर देना, एंट्री के नीचे मत होल्ड करना, बिकॉज 1:1 अगर हिट कर चुका है तो हमें स्टॉप लॉस नहीं लेना है, थोड़ा प्रॉफिट में ब्रोकरेज में बुक करना है, या फिर जिसने 1:1 हिट करते ही वहीं पे स्टॉप लॉस रख के बुक कर लिया नीचे आते टाइम, वो एग्जिट कर चुका होगा। और जो लोग होल्ड करके रखे स्टॉप लॉस में नहीं चाहिए अभी ये स्टॉक, क्योंकि अगर तुम्हारा 1:1 हिट कर गया उसके बाद तो स्टॉप लॉस नहीं लेना चाहिए, बीच में कट कर दो, ब्रोकरेज लेकर दूसरा ट्रेड क्रिएट कर दो। इसमें 1:1 हिट कर गया था सिंगल डे, जिस दिन इसने एंट्री टच करी थी उसी दिन ये 1:1 चला गया था। और अगर यहाँ किसी ने एंट्री मिस कर दी तो एंट्री मिस करके इग्नोर कर दो उसको। गैप डाउन करके दिया तो उसके बाद अगले दिन से देखो अब कंसोलिडेशन भी चल रहा है, उसके बाद क्या पता धीरे धीरे करके मेल्ट करके इसको ब्रेक कर दे, पर चांसेस है अगर मार्केट ठीक रहता है तो शायद चल जाए ऊपर की तरफ जाए थोड़ा, बट अगर थोड़ा मोड़ा भी सिनेरियो इधर उधर होता है तो इसमें स्टॉप लॉस हिट कर सकता है अब। तो ये हमारा टीम्स पिक था, यहाँ तक सबको क्लियर है, सेशन क्लोज करते हैं थोड़ी देर वेट करके। यहाँ तक डाउट है किसी को कुछ? लिक्विडिटी स्वीप भी बताइए। हाँ लिक्विडिटी स्वीप,
लिक्विडिटी स्वीप देखो होता है सिंपल कि वीकली का जो हमारा कोई भी डिमांड जोन है, वीकली हो डेली हो, उसको ब्रेक करके जब प्राइस चलती है, ब्रेक करके मतलब पूरी तरह क्लोजिंग नहीं दे पाई हो, एक क्लोजिंग मिली हो, देन वहीं से प्राइस चल गई हो, मतलब स्टॉप लॉस हिट करके तुम्हारी ट्रेड जब चलती है, वो हमारा लिक्विडिटी स्वीप होता है। और वहां पे ये ऑर्डर ब्लॉक्स में और डिमांड सप्लाई में यूज होता है। ठीक है। अब इसके अंदर करना क्या होता है, मान के चलो कि मैं अगर डीआईटी ट्रेड कर रहा हूँ, ठीक है, डेली मतलब मेरा एग्जीक्यूशन डेली पर है, एंट्री स्टॉप लॉस मेरा डेली पे बैठेगा। अब यहाँ पे तो 240 मिनट पे मेरा एंट्री स्टॉप लॉस बैठेगा। ठीक है, ये रहा मेरा एंट्री स्टॉप लॉस, ये मेरी ट्रेड थी, ये मेरा एंट्री स्टॉप लॉस हुआ। अब इसके अंदर जब भी मेरी कोई भी कैंडल, अगर आप डेली यूज कर रहे हो तो 1 आवर पे रखो, और अगर आप मतलब डीआईटी कर रहे हो मतलब डेली का एग्जीक्यूशन, तो 1 आवर पे देखो, और अगर आप छोटे टाइम फ्रेम पे कर रहे हो मतलब ऑप्शंस करते हो जो लोग 4 आवर वगैरह पे, तो 15 मिनट पे देखते हैं हम लोग। अगर 15 मिनट में कोई भी सिंगल कैंडल, मान के चलो अगर 4 आवर है, सिंगल कैंडल क्लोजिंग दे दे इसके नीचे, तो उसके नीचे स्टॉप लॉस आ जाता है हमारा। अब इसमें अगर क्या हुआ था, मैं डी आई टी मतलब डब्ल्यू आई टी ट्रेड कर रहा था, तो मेरा एग्जीक्यूशन डेली पे या वीक को 4 आवर पे बैठता है, तो 1 आवर पे लिक्विडिटी स्वीप में देखूंगा। पहली कैंडल क्लोजिंग ये वाली हुई थी, देखो ये कैंडल थी पहली जिसने इसके नीचे क्लोजिंग दी है। ठीक है। वैसे डिमांड जोन के नीचे देखो तो ये वाली कैंडल थी, यही रेड वाली कैंडल नहीं। और जैसे ही इस रेड वाली कैंडल का लो जाएगा मैं निकल जाऊंगा ट्रेड में से। उसके बाद मुझे स्टॉप लॉस बुक करना ही करना है। कई बार होता है कि बस इसको ब्रेक करता है, एक कैंडल क्लोजिंग देती है, उसके लो पे हम स्टॉप लॉस रखते हैं तो प्राइस वहीं से चल जाती है, तो वहां हम लोग लिक्विडिटी स्वीप से बच जाते हैं। और ये काम हमें करना है 1 डे पर, अगर हमारी डब्ल्यू आई टी एम आई टी वगैरह है तो 1 डे, सॉरी 1 आवर पे करना है। और अगर छोटे टाइम फ्रेम है तो 15 मिनट पे करना है आपको। ठीक है। इससे स्टॉप लॉस हिट करने से बचा सकते हो आप खुद को थोड़ा। और मैं लिक्विडिटी स्वीप करने की जगह मैं डिमांड सप्लाई भी फॉलो नहीं करता एंटी प्रोसेस के लिए। किसी को डाउट है तो पूछ सकता है अभी। ओके, स्टॉक्स। ठीक है, चलो ये स्टॉक्स ले लेते हैं, आज थोड़ा स्टॉक्स कम डिस्कस करेंगे बिकॉज मेरे को कहीं जाना भी था। महानगर गैस, मास्क टेक और कोई खेल, एक बार मैं सेशन की रिकॉर्डिंग क्लोज कर देता हूँ फिर स्टॉक्स लेते हैं।